नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पशु परिचर की जो एनिमल हस्बेंड्री है उसकी है, जो अपन बात कर रहे थे उसमें है जो अपन ने है जो गायों की नस्लों को पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने जो पिछली क्लास में है जो भैंस की नस्लें शुरू की थी, और भैंस की नस्लों में जो अपन ने जो भैंस से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, जो भैंस की शब्दावली है उसको पढ़ लिया था। उसके अलावा है जो अपन ने भैंस से संबंधित जो संस्थाएं हैं भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, उनको पढ़ लिया था। संस्थाओं के अलावा है जो अपन ने नस्लों को पढ़ लिया था। और आज अपन बात करते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। अपन ने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा दोस्तों? नस्लों को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? नस्लों के बारे में है जो अपन ने पढ़ा था। पिछली क्लास में है जो अपन ने भैंस की नस्लों के बारे में है जो पढ़ा था, और इसके साथ में अपन ने जो भैंस की टर्मिनोलॉजी है उसको भी पढ़ा था, और जो भैंस की संबंधित संस्थान है विभिन्न प्रकार की उसको भी पढ़ा था। आज अपन ने नस्लों की बात करते हैं। अगर भैंस की नस्लों की बात करें तो भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें, अगर भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें, तो भैंस की जो नस्लों की बात करें अगर इसमें अपन, तो भैंस की जो नस्लें होती है वो भैंस की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है दोस्तों? भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो है 20। कितनी है दोस्तों? भैंस की 20 है जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। और किसी भी नस्ल को है जो मान्यता प्राप्त करने के लिए है उस नस्ल के पशु है कम से कम 1000 होने चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों? 1000 पशु है जो कम से कम होने चाहिए। क्या दोस्तों? कि किसी भी, ये ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी कोई भी है जो नस्ल है उस नस्ल को अगर पंजीकृत करना है तो उस नस्ल को पंजीकृत करने के लिए उस नस्ल के जो पशु है उसको है जो कि किसी भी नस्ल को पंजीकृत करने के लिए उस नस्ल के जो कम से कम 1000 पशु होना चाहिए। उस नस्ल के कम से कम 1000 पशु होने चाहिए। कम से कम कितने पशु होने चाहिए दोस्तों? कम से कम है जो 1000 पशु है जो होने चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, अपन है जो मान लो अपन है कोई नई नस्ल विकसित की है किसी पशु की, जैसे भैंस की मान लेते हैं, और अपन भैंस की नस्ल विकसित की है, अपन को भैंस की नई नस्ल मिली है। उस नस्ल के अगर कम से कम कितने पशु होंगे दोस्तों? उस नस्ल के है जो कम से कम अगर 1000 पशु होंगे तो ये उस नस्ल को है जो मान्यता मिलेगी, अन्यथा है जो उस नस्ल को मान्यता नहीं मिलेगी। तो अपन को ध्यान रखना 1000 पशु होने पर ही जो है भैंस की है या किसी अन्य पशु को है जो नस्ल की है जो मान्यता मिलती है। और भैंस की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है दोस्तों? भैंस की मान्यता प्राप्त है 20 नस्लें। और इनको है जो मान्यता कौन देता है? अगर अपन बात करें कि जो पशु है, पशुओं की नस्लों को मान्यता कौन देता है, तो पशुओं की नस्लों को मान्यता देता है NBAGR। मान्यता कौन देता है दोस्तों? अगर अपन मान्यता की बात करें कि मान्यता कौन देता है, तो इनको जो मान्यता देता है वो देता है NBAGR। कौन देता है दोस्तों? NBAGR, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। अगर अपन बात करें NBAGR, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की, इस NBAGR की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है यह है जो पशुओं की है जो नस्लों को है जो मान्यता देता है, और इसको है जो शॉर्ट फॉर्म में अपन NBAGR बोलते हैं। और अगर अपन बात करें इसके मुख्यालय की, किसकी बात करें दोस्तों? इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो है करनाल, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? इस जो NBAGR के मुख्यालय की बात करें अपन, इसका जो मुख्यालय है वो है करनाल के अंदर। कहाँ है दोस्तों? इसका जो मुख्यालय है वो है करनाल के अंदर। हरियाणा का एक राज्य है करनाल, और उस करनाल के अंदर है जो NBAGR का मुख्यालय है। उससे पहले है जो इसका मुख्यालय था बेंगलोर में। कहाँ था दोस्तों? बेंगलोर में था।
पहले है जो NBAGR का मुख्यालय था वो था बेंगलोर में, और उसके बाद में है जो बेंगलोर से है जो इसको है जो करनाल में है जो शिफ्ट कर दिया गया। ध्यान रखना अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लिए कि शुरुआत में है जो NBAGR का मुख्यालय कहाँ था, तो पहले बेंगलोर के अंदर था, बेंगलोर के बाद में है जो उसे जस्ट अगले साल में है जो उसका स्थानांतर करनाल हरियाणा के अंदर कर दिया। तो इसके अनुसार भैंस की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है दोस्तों? 20 है। अब बात करते हैं अपन भैंस की नस्लों को है जो शरीर भार के आधार पर है जो 3 भागों में बांटा था। भैंस की नस्लों को किसके हिसाब से बांटा था दोस्तों? शरीर भार के अनुसार। शरीर भार के आधार पर है जो अपन भैंस की नस्लों को है जो 3 भागों में बांटा था। शरीर भार के आधार पर भैंस की नस्लें कितने प्रकार की थी? शरीर भार के आधार पर भैंस की नस्लें हैं जो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? पहले थी भारी शरीर भार वाली, फिर मध्यम शरीर भार वाली, और उसके बाद में थी जो थी हल्की नस्लें। अपन बात करें अगर भारी शरीर भार वाली, किसकी बात करते हैं दोस्तों? 3 कौन कौन सी थी? 3 की बात करें तो इसमें पहली आती है भारी शरीर भार वाली। पहली कौन सी आती है? भारी शरीर भार वाली। भारी शरीर भार वाली। और दूसरी आती है दोस्तों वो आती है मध्यम शरीर भार वाली, और जो तीसरी आती है वो आती है हल्की नस्लें। दूसरी कौन सी आती है दोस्तों? मध्यम शरीर भार वाली। मध्यम शरीर भार। और जो 3 नंबर पे आती है वो आती है हल्की नस्लें। हल्की नस्लें। तीसरी कौन सी आती है दोस्तों? तीसरी आती है वो आती है हल्की नस्लें। हल्की नस्लें। हल्की नस्लें। अगर अपन इसकी बात करें भारी शरीर भार वाली नस्ल कौन सी थी, तो इसकी अपन ने एक ट्रिक बनाई थी, वो बनाई थी जामुन्नी। कौन सी ट्रिक थी दोस्तों? इसकी जब अपन ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक थी जामुन्नी। कौन सी थी दोस्तों ट्रिक? इसकी ट्रिक थी वो थी जामुन्नी। जामुन्नी। कौन सी थी? जामुन्नी। जा से क्या बनता है? जा से बन गया जाफराबादी। क्या बन गया दोस्तों? जाफराबादी। जाफराबादी। फिर मुंह से क्या बन गया दोस्तों? मुंह से बन गया मुर्रा। क्या बन गया दोस्तों? मुर्रा बन गया। और इसकी मध्यम शरीर भार वाली ट्रिक बनाई थी, वो बनाई थी मैं बनना। क्या बनाई थी दोस्तों? मैं बनना। इसकी जो ट्रिक थी वो थी मैं बनना। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? इसकी ट्रिक थी मैं बनना। इसकी ट्रिक थी मैं बनना। और जो हल्की नस्लें थी, हल्की नस्लों में एक ही नस्ल आती है, वो आती है सूरती नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों? सूरती नस्ल है जो हल्की नस्लों में आती है। इसमें थी मेहसाना, मेहसाना, भदावरी और नागपुरी। कौन सी दोस्तों? नागपुरी, जिसको है जो अपन इलिचपुरी के भी नाम से भी जानते हैं। और इसमें आता है वो आता है नीली रावी। कौन सी आती है दोस्तों? नीली रावी। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना दोस्तों, भारी शरीर भार वाली नस्ल कौन सी है? इसकी ट्रिक है जामुन्नी। क्या है दोस्तों? जामुन्नी। जामुन्नी में कौन सी आती है? जामुन्नी में आती है जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। उसके बाद में जो मध्यम शरीर भार की ट्रिक है वो है मैं बनना। ध्यान रखना 3 अक्षर याद रखने हैं अपन को, मध्यम शरीर भार वाली नस्ल याद हो जाएगी। मैं बनना, मेहसाना, भदावरी और नागपुरी। और जो हल्की नस्लें थी वो थी, इसमें एक ही नस्ल आती है, वो आती है सूरती। अब अपन बात करते हैं आज की नस्ल की, वो पढ़ेंगे अपन मुर्रा। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे? मुर्रा पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं मुर्रा की। मुर्रा नस्ल की है जो अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन मुर्रा की बात करें कि इस मुर्रा नस्ल की क्या विशेषता है, इसका क्या उत्पत्ति स्थल है, इसका क्या वितरण है, और क्या मुख्य रूप से विशेषता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से है जो अपने महत्वपूर्ण होने वाला है। मुर्रा की अपन बात करें उत्पत्ति की, किसकी बात करें दोस्तों? मुर्रा की अगर अपन उत्पत्ति की बात करें तो मुर्रा का जो उत्पत्ति स्थल है वो है हरियाणा। मुर्रा का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से जिले? रोहतक, हिसार और गुड़गांव। गुड़गांव।
हरियाणा के कौन सा जिला? रोहतक, हिसार व गुड़गांव। इसके अलावा पंजाब और दिल्ली। उसके अलावा क्या आता है दोस्तों? पंजाब और दिल्ली। पंजाब व दिल्ली। तो ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा का है जो रोहतक, हिसार, गुड़गांव, पंजाब और दिल्ली है, यह है क्या? इस मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में बात करें अपन इसके वितरण की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके वितरण की बात करें अगर अपन, तो कि ये नस्ल है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है। वितरण की बात करें तो अपन ने जो पहले भी गायों की नस्लें पढ़ी थी, उसमें है जो मैंने आपको बताया था कि जिस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल होता है वही है जो उसके आसपास के क्षेत्र है वो वितरण कहलाता है। तो इस नस्ल की अपन वितरण की बात करें तो इसका वितरण हरियाणा में, हरियाणा के अलावा है जो ये नस्ल है जो पंजाब में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? पंजाब में पाई जाएगी। उसके अलावा ये दिल्ली में पाई जाएगी और अपने है जो राजस्थान में पाई जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में पाई जाती है। तो अपने इसकी क्या विशेषता हो गई कि ये नस्ल है, इसका वितरण क्या हो गया? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। जो मुर्रा नस्ल है भैंस की वो हरियाणा में पाई जाएगी, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में जो पाई जाती है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? राजस्थान की, कि ये नस्ल है जो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वे जिले, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आता है जोधपुर। राजस्थान में कौन सा आता है दोस्तों? राजस्थान में आता है जोधपुर। क्या आता है दोस्तों? राजस्थान में जोधपुर। जोधपुर के अलावा जयपुर, जयपुर के अलावा बीकानेर और बीकानेर के अलावा शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र। तो ये राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में। कौन से संभाग में पाई जाएगी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल है जो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग, ये तीन तो है दोस्तों संभाग। क्या है दोस्तों? ये तीन तो है संभाग, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में संभाग अब नया बना है वो है सीकर संभाग। तो ये कौन कौन से संभाग में पाई जाएगी? जोधपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उनमें पाई जाएगी, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और शेखावटी संभाग। शेखावटी क्षेत्र में जो सीकर संभाग बना है वो उनमें जो पाई जाती है। और ध्यान रखना, जयपुर संभाग में है यह नस्ल है जो सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? जयपुर संभाग में है जो पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसकी है जो अपन विशेषता की बात करते हैं कि इस नस्ल की है जो क्या विशेषता है। अगर अपन इसके कैरेक्टर की बात करें, इसके विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है और एग्जाम में पूछी जाती है कि इसके सींग कैसे होते हैं। अगर अपन बात करें इसके सींग की तो इसके सींग होते हैं जलेबी आकार के मुड़े हुए। कैसे होते हैं दोस्तों? इसके सींग होते हैं जलेबी नुमा मुड़े हुए। ध्यान रखना, मुर्रा नस्ल के सींग, मुर्रा नस्ल के सींग हैं ये जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं, जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं। जब अपन कभी किसी मिष्ठान भंडार की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर जो जलेबी बनी हुई होती है वो जिस प्रकार से घूमी हुई होती है, ऐसी जिस प्रकार से ऐसी जलेबी घूमी हुई होती है वैसे ही है जो इस मुड़ा नस्ल के सींग है वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, जो है आगे से मुड़े हुए होते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता है, क्वेश्चन सीधा आएगा, मुझे 100% विश्वास है क्वेश्चन आएगा कि किस नस्ल की है जो सींग है वो जलेबी आकार के पाए जाते हैं। तो वो कौन सी नस्ल के? मुर्रा नस्ल के सींग वो जलेबी आकार के पाई जाती है। उसके बाद में बात करें इसके त्वचा की। किसकी बात करें दोस्तों? इसकी त्वचा की। तो इसकी त्वचा होती है वो मुलायम होती है दोस्तों। कैसी होती है? इसकी त्वचा होती है वो मुलायम होती है, इसकी त्वचा मुलायम होती है, मुलायम होती है। जो मुर्रा नस्ल है दोस्तों इसकी त्वचा कैसी होती है? इसकी त्वचा मुलायम होती है, बिल्कुल ही कोमल होती है, मुलायम होती है। उसके अलावा बात करें इसकी अगली विशेषता की तो इसकी दोस्तों त्वचा होती है वो मुलायम होती है, इसके जो सींग होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। और यह है जो मुख्य रूप से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सीकर संभाग में जो पाई जाती है। उसके बाद में इसकी आगे की बात करें तो यह है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। विश्व में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, विश्व में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है।
ये नस्ल है जो भैंस की है जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, यानी कि सबसे अच्छी नस्ल है। इसका है जो दुग्ध उत्पादन, जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। क्या दोस्तों? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। इस नस्ल से है जो दूध उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। भैंसों में है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, दूध उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। और अपन बात करें इसके दूध उत्पादन की कि इसका दूध है जो कितना होता है, इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें कि इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो दोस्तों इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1800 से 2500 लीटर। दोस्तों कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है दोस्तों? इसका जो दूध उत्पादन है वो 1800 से 2500 लीटर है जो प्रति ब्यात होता है। और उसमें अगर वसा की बात करें अपन दोस्तों, तो इसके वसा होती है, इसमें वो होती है मुर्रा में 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? मुर्रा में जो वसा होती है वो 7% होती है। इसके अलावा अपन देखें इसमें तो मुर्रा अनुसंधान, राजस्थान में जो मुर्रा अनुसंधान केंद्र है वो कुमेर भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में मुर्रा अनुसंधान केंद्र कुमेर भरतपुर में है। इसको है तो अपन और प्रयोग कर देते हैं। राजस्थान में है जो मुर्रा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? कुमेर भरतपुर में। ध्यान रखना, राजस्थान में मुर्रा अनुसंधान संस्थान, मुर्रा अनुसंधान संस्थान, राजस्थान में मुर्रा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में मुर्रा अनुसंधान संस्थान है वो कुमेर भरतपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? कुमेर भरतपुर में, कुमेर भरतपुर में। तो दोस्तों अपन ने जो मुर्रा पढ़ लिया, मुर्रा में अपन ने क्या पढ़ा? अगर अपन बात करें इसके उत्पत्ति की, तो इसका उत्पत्ति हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा में रोहतक, हिसार और गुड़गांव जिला है, और पंजाब और दिल्ली में है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा जो इसका वितरण की बात करें तो ये मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में है जो पाई जाती है। राजस्थान में बात करें अपन तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से है जो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सीकर जिला क्षेत्र जो संभाग है उनमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सीकर संभाग। और जो सीकर संभाग है वही क्या है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र है। उसके बाद इसके सींगों की बात करें तो इसके सींग होते हैं वो जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं, और जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है। त्वचा कैसी होती है दोस्तों? इसकी जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है। कैसी होती है दोस्तों? त्वचा होती है वो मुलायम होती है, और सींग है जो जलेबी आकार के होते हैं, मुले आगे से है जो मुड़े हुए होते हैं। और भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, और वसा पाई जाती है वो 7% पाई जाती है। और राजस्थान में जो मुर्रा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में जो मुर्रा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? कुमेर भरतपुर के अंदर है। राजस्थान में मुर्रा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है दोस्तों? कुमेर भरतपुर के अंदर है। मुर्रा अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कुमेर भरतपुर के अंदर है। अब बात पढ़ते हैं अपन सूरती नस्ल की। अगली नस्ल कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों? अगली नस्ल पढ़ेंगे अपन सूरती नस्ल। 2 नंबर नस्ल कौन सी लेंगे दोस्तों? सूरती नस्ल लेंगे अपन। सूरती, सूरती की बात करें अपन तो सूरती है जो इसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात का सूरत और उसके आसपास के क्षेत्र है। बात करें अपन सूरती के उत्पत्ति स्थल की, किसकी बात करें दोस्तों? सूरती के उत्पत्ति स्थल की। सूरती की दोस्तों अपन है जो उत्पत्ति स्थल की बात करें तो सूरती का जो उत्पत्ति स्थल है वो है गुजरात के, कौन सा है क्षेत्र दोस्तों? गुजरात का सूरत, खेड़ा, बड़ौदा तथा नडियाद क्षेत्र है। तथा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? नडियाद क्षेत्र, नडियाद क्षेत्र। जो गुजरात का है, जो गुजरात का सूरत है, खेड़ा है, बड़ौदा है, नडियाद क्षेत्र है, इन जिले हैं जो इनके जो आसपास का क्षेत्र है वो है जो सूरती का क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में बात करें अपन इसके वितरण की, किसकी बात करें दोस्तों? इसके वितरण स्थल की बात करें तो ये राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान में कौन से है? जो गुजरात है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? दक्षिण जिलों में। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? दक्षिण क्षेत्र में।
राजस्थान के है जो दक्षिण क्षेत्र में है जो ये नस्ल पाई जाती है। और दक्षिण क्षेत्र के कौन कौन से जिले हैं दक्षिण क्षेत्र में बात करें तो बांसवाड़ा, कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, बांसवाड़ा। उसके अलावा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और है जो उदयपुर के है जो आसपास का क्षेत्र है उदयपुर। इन क्षेत्रों में जो ये सूरती नस्ल है जो पाई जाती है। उसके बाद में बात करें इसकी विशेषता की, किसकी बात करें दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करें कि इसके क्या क्या कैरेक्टर है, इसकी विशेषता। अगर अपन इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसके सींग होती है वो हंसियाकार होती है, सिकल सेल टाइप की होती है। सींग कैसे होती है दोस्तों, इसके सींग होते हैं हंसियाकार। सींग कैसे होते हैं दोस्तों, सींग हंसियाकार होते हैं। यहाँ अपन इसको क्या बोलते हैं, तलवार नुमा कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं दोस्तों, तलवार नुमा या वक्र नुमा होते हैं, ऐसे होते हैं सींग दोस्तों। इसके सींग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जिस प्रकार है जो दराती होती है अपनी दराती नुमा, सींग कैसे होते हैं दोस्तों, इसके जो सींग होती है वो हंसियाकार या दराती नुमा होती है। उसके बाद में बात करें अगली विशेषता की इसकी दोस्तों, तो इसके सींग हंसियाकार हो गई। उसके बाद में अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसका जो अधरवक्ष होता है, मुंह के नीचे का जो जबड़ा होता है अधरवक्ष होता है, इसके ऊपर है जो सफेद रंग का एक धब्बा पाया जाता है। इसके मुंह के नीचे के जबड़े, मुंह के नीचे के जबड़े यानी कि जो अधरवक्ष होता है, इसका जो अधरवक्ष होता है, अधरवक्ष पर कैसा पाया जाता है, सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है। ये ध्यान रखना, सफेद रंग का धब्बा अधरवक्ष पर क्या पाया जाता है दोस्तों, इसके अधरवक्ष पर है जो सफेद रंग का है जो धब्बा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, सफेद रंग का है जो धब्बा पाया जाता है, धब्बा पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सूरती नस्ल होती है, जो सूरती नस्ल के नीचे का जो जबड़ा होता है उस पर है जो सफ़ेद रंग का धब्बा है जो पाया जाता है। उसके बाद में बात करें अपन तो सूरती और जाफराबादी, कौन सी नस्ल दोस्तों, भैंस की। और सूरती और जाफराबादी नस्ल है, इसको है जो श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी दोस्तों, अपन बात करें अपन इसकी बात करते हैं अपन मिल्क प्रोडक्शन की। कितनी बात किसकी बात करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें अपन। इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है दोस्तों, 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात, लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है दोस्तों, 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। जो एक बार ब्याती है तो 1500 से 1700 लीटर है जो दूध देती है। उसके बाद में इसमें वसा की बात करें तो वसा पाई जाती है वो लगभग 7.5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, इसमें जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 7.5%। एक बात ध्यान रखना, आप नोट लगा के लिख लेना कि सूरती तथा जाफराबादी को सूरती तथा जाफराबादी को श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेष्ठ मादा पुरस्कार मिला हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सूरती नस्ल है और जो जाफराबादी नस्ल है, इस नस्ल को है जो श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। तो अपन देखें सूरती की विशेषता की, तो ये इसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात का सूरत, खेड़ा, बड़ौदा और नडियाद जिला है। और ये राजस्थान में है जो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन जिलों में है जो पाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो ये है जो सींग होते हैं इसके वो हंसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, हंसियाकार या दराती नुमा होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, हंसियाकार होते हैं, हंसियाकार। सींग कैसे होते हैं दोस्तों, हंसियाकार होते हैं, दराती नुमा होते हैं। और जो है अधरवक्ष होता है, अधरवक्ष के नीचे एक सफ़ेद रंग का क्या पाया जाता है दोस्तों, धब्बा पाया जाता है। और इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1500 से 1700 लीटर होता है दोस्तों। क्या कितना होता है, 1500 से है जो 1700 लीटर होता है। वसा होती है वो 7.5% होती है। और जो सूरती तथा जाफराबादी है इनको है जो श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अपन देखें तो अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है भदावरी। कौन सी नस्ल आती है दोस्तों, भदावरी। भदावरी, भदावरी नस्ल की बात करें दोस्तों अपन तो
भैंस की है जो अपन बात करते हैं भदावरी नस्ल की। भदावरी नस्ल की बात करें तो इसके उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भदावरी के उत्पत्ति स्थल की बात करें। उत्पत्ति स्थल, भदावरी के उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, तो भदावरी का जो उत्पत्ति स्थल है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो आगरा जिला है, आगरा जिला के अंदर जो भदावरा क्षेत्र आता है वो है जो इस भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के भदावरी क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। आगरा जिले का भदावर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का जो भदावर क्षेत्र है वो है जो इस नस्ल का क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थल है। भदावर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का जो भदावर क्षेत्र है वो है क्या दोस्तों? भदावरी नस्ल का है जो उत्पत्ति स्थल है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में इसके वितरण कहाँ है। इसके वितरण की बात करें दोस्तों तो यह है जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है? यह जो भदावरी नस्ल है ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि यह जो उत्तर प्रदेश में वितरण स्थल है और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में लगता है। तो पूर्वी भाग में कौन से है? राजस्थान के पूर्वी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग में है जो पाई जाती है। और पूर्वी भाग में कौन से जिले आते हैं? पूर्वी भाग में बात करें तो आते हैं धौलपुर और भरतपुर। क्या आते हैं दोस्तों? धौलपुर और भरतपुर, धौलपुर व भरतपुर। धौलपुर व भरतपुर है जो इस आगरा भदावरी क्षेत्र है जो राजस्थान में है, जो अपने हैं जो धौलपुर और भदावरी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसकी विशेषता की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मुझे है जो एक अभी चीज़ याद आई है वो मैं आपको बता दूं। कौन सी में थी? अपने थी मुर्रा नस्ल में। मुर्रा नस्ल की बात करें तो इस मुर्रा नस्ल को है जो दिल्ली भैंस के नाम से भी है जाना जाता है। क्या दोस्तों? इस मुर्रा नस्ल को है जो दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, यहाँ दिल्ली भैंस, ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसके अन्य नाम की बात करूँ अगर तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, मुर्रा नस्ल है, इस मुर्रा नस्ल को है जो दिल्ली, यहाँ दिल्ली भैंस के नाम से है जो जाना जाता है। मुर्रा नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? इसे है जो दिल्ली या दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। प्लीज ले जाके कॉपी में नोटबुक में है जो नोट कर लेना कि जो ये मुर्रा नस्ल है इसको है जो दिल्ली या दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक पे। अपन बात कर रहे थे भदावरी। भदावरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। और जो अगर बात करें अपन राजस्थान में तो ये भरतपुर और है जो धौलपुर जिलों में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें इसकी विशेषता की। किसकी बात करें दोस्तों? इसकी विशेषता की बात करें। और विशेषता में बात करें इसके रंग की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके रंग की, कि भदावरी नस्ल है इसका रंग कैसा पाया जाता है? तो इसका रंग होता है तांबे जैसा। कैसा होता है दोस्तों? जिस प्रकार अपने जो तांबा होता है तांबे जैसा रंग होता है, तांबे नुमा। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तांबे नुमा होता है। कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है वो दोस्तों होता है तांबे नुमा। भदावरी नस्ल का रंग कैसा होता है दोस्तों? भदावरी नस्ल का जो रंग होता है वो तांबे नुमा होता है। कैसा होता है दोस्तों? भदावरी नस्ल का जो रंग होता है वो होता है तांबे नुमा। उसके अलावा बात करें अपन आगे बात करें क्या करो उसे अगली विशेषता की बात करें तो इसका जो शरीर होता है वो आगे से पतला होता है और पीछे से चौड़ा होता है। कैसा होता है दोस्तों? इसका शरीर है जो भदावरी नस्ल है इसका शरीर है आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा होता है। पीछे से कैसा होता है दोस्तों? इसका शरीर है जो आगे से पतला और पीछे से होता है वो चौड़ा होता है। चौड़ा होता है।
पत्तीनुमा होता है। कैसा होता है दोस्तों? पत्तीनुमा। जिस प्रकार किसी पेड़ की पत्ती होती है वो आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है, उसी प्रकार है जो इसका शरीर है, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। सॉरी, आगे से है जो पतला और पीछे से होता है वो चौड़ा होता है। इसको है जो नावाकार भी बोलते हैं। जो नाव होती है वो भी क्या होती है दोस्तों? आगे से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस भैंस का शरीर है वो नावाकार होता है या आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है? तो भदावरी है जो इसका है जो शरीर है, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। उसके बाद में अगर इसकी विशेषता की बात करें तो जो इसका दूध होता है, इसके दूध में जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? इसके दूध में जो सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है। वसा प्रतिशत पाई जाती है। जो भदावरी नस्ल है दोस्तों, भदावरी नस्ल के अंदर है जो सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? तो अगर अपन बात करें कि इसके अंदर है जो वसा प्रतिशत की बात करें दोस्तों, अगर अपन कि इसके अंदर है जो कितने वसा प्रतिशत पाई जाती है, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है वो होती है 900 से 1200 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? इसके जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो होती है 900 से 1200 लीटर। 900 से 1200 लीटर। और अगर वसा की बात करें इसके अंदर, तो वसा होती है दोस्तों वो होती है 12 से 14%। कितनी होती है दोस्तों? वसा होती है वो होती है 12 से 14%। और अगर अपन बात करें तो 13%। यहाँ तो 13% ऑप्शन आएगा, यहाँ आएगा 12 से 14%। तो इसकी जो वसा होती है वो कितनी होती है? 12 से 14%, यहाँ 13% आती है। ध्यान रखना, भदावरी का उत्पत्ति स्थल है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा का भदावर जिला, आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। राजस्थान में है जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, धौलपुर और भरतपुर में पाई जाती है। इसका शरीर है वो तांबे नुमा होता है, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। पीछे से कैसा होता है दोस्तों? चौड़ा होता है, पत्ती नुमा, या इसको है जो अपन नौकाकार या नावाकार कह सकती है। इसके जो दूध होती है, इसके दूध में जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 13%। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 13%। यहाँ अपन इसे 12 से 14% भी कह सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 900 से 1200 लीटर प्रति बार। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना, ये अपने क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस पशु के दूध में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा पाई जाती है, क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन में पहला है गाय, दूसरी है भैंस, तीसरी है बकरी और चौथी है भेड़। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से किस पशु के दूध में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा भेड़ होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है जो डी होगा, भेड़ होगा। क्यों? यहाँ क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ पूछा है पशु। जब भी पशु का पूछे तो पशु के दूध में है जो भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो पशु होता है, पशु भेड़ होती है, जो इसके दूध में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है 7.9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7.9। और भैंस के दूध में मानी जाती है 7.3%। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो इसका आएगा दोस्तों भेड़। और एक क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु की नस्ल में सर्वाधिक, किस पशु के नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है।
यहाँ सर्वाधिक वसा होती है। क्वेश्चन अगर दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस पशु के दूध की निम्न में से किस पशु की नस्ल के दूध में जो सर्वाधिक वसा होती है, और इसके ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आ गया, मान लो साहिवाल। क्या आ गया दोस्तों? साहिवाल। दूसरा आता है होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसको अपन एचएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ। तीसरा आता है अपन मारवाड़ी ले लेते हैं, ये है भेड़ की नस्ल मारवाड़ी। और चौथा आता है, वो आता है अपन जो भी पढ़े भदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस पशु की नस्ल की दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो इसका आंसर होगा भदावरी दोस्तों। क्या होगा? भदावरी। कितनी पाई जाती है? 13% है जो पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा भदावरी। ध्यान रखना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप। अपन है जो इसमें है जो मुर्रा पढ़ ली, सूरती पढ़ ली, भदावरी पढ़ ली। अब अगली नस्ल की बात करें अपन, तो अगली नस्ल अपन कौन सी पढ़ते हैं? अगली नस्ल नीली रावी ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं दोस्तों? नीली रावी ले लेते हैं। नीली रावी। कौन सी नस्ल लेते हैं दोस्तों? नीली रावी। नीली रावी। अपन बात करते हैं नीली रावी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? नीली रावी की बात करें अगर अपन, और नीली रावी की उत्पत्ति स्थल की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों? उत्पत्ति स्थल की। कि नीली रावी का है जो उत्पत्ति स्थल क्या है। अगर अपन उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, तो नीली रावी है जो इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है पंजाब का फिरोजपुर तथा पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? पंजाब का फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर तथा पाकिस्तान का है जो माउंट गुमरी जिला। क्या दोस्तों? पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला। क्या हो गया दोस्तों? ऐसे उत्पत्ति स्थल है वो हो गया पंजाब का फिरोजपुर, और पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला है जो क्या है दोस्तों? नीली रावी का है जो उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में बात करें इसके उपनाम की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके जो उपनाम की बात करें अपन, उपनाम की बात करें, इसके उपनाम की बात करें तो इसको है जो पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। पंच कल्याणी के नाम से इसको है जो अपन जानते हैं। उसके बाद में बात करें इसकी विशेषता की। किसकी बात करें दोस्तों? इसकी विशेषता की बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषता है, तो इसकी मुख्य विशेषता होती है वो होती है दोस्तों इसके सिर पर है जो सफेद रंग का टीका होता है। क्या होता है दोस्तों? इसके सिर पर सफेद रंग का टीका होता है। सफेद रंग का टीका होता है। इसका जो सिर होता है इसके ऊपर है जो सफ़ेद रंग का क्या होता है दोस्तों? इसके सिर पर सफ़ेद रंग का टीका होता है, तथा इसके जो पेड़ होते हैं, जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है, उसके जो चारों पैर होते हैं इसके वो कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग होते हैं। इसके पैरों के नीचे का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। पैरों के नीचे का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। इसके जो पैर है दोस्तों, इसके पैर के जो नीचे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है दोस्तों? इसके जो पैर है, जो इसके पैरों के नीचे का हिस्सा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। और इसके जो सिर होता है इसका रंग होता है वो होता है सफ़ेद। सिर पर सफ़ेद टीका होता है जो 5 जगह पर सफ़ेद होने के कारण है जो पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। ऐसी दंत कुंती है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसकी क्या विशेषता होगी कि इसके सिर पर सफ़ेद रंग का टीका हो गया दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो इसकी है जो पैरों के नीचे का हिस्सा है जो है सफ़ेद रंग का होता है। ये नदी है जो ये है नीली रावी है, नस्ल है जो सतलज नदी के आसपास पाई जाती है, और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण है जो इसको नीली रावी के नाम से जाना जाता है। एक ये भी बात ध्यान रखना क्या दोस्तों कि
इस नस्ल के पशु है जो सतलज नीली रावी नस्ल के पशु है, सतलज नदी के आसपास पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, आसपास पाए जाते हैं। और सतलज नदी का पानी कैसा होता है? सतलज नदी है जो सतलज नदी है, सतलज नदी का पानी होता है वो नीला होता है। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको है जो नीली रावी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको नीली रावी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो नीले रंग का होता है, इसलिए है जो इसको नीली रावी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो इसकी आंखें होती है वो कजरी होती है, यहाँ जो हल्के नीले रंग की होती है जिसको वॉल आइज कहती है। इसकी आंखों की बात करें दोस्तों, इसकी आंखें कैसी होती है दोस्तों? इसकी आंखें होती है कजरी रंग की। कैसी होती है? कजरी रंग की होती है। यहाँ अपन बोलते हैं हल्का नीला रंग, हल्का नीला रंग। इसकी आंखों का रंग कैसा होता है? कजरी आंखें होती है, यहाँ इसका हल्का नीला रंग होता है, इसलिए है जो इसको वॉल आइज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वॉल आइज। ध्यान रखना दोस्तों, वॉल आइज, WALLEYES। जो ये नीली रावी है इसके आंखों का रंग कैसा होता है? कजरी रंग की होती है, हल्का नीला रंग होने के कारण है जो इसको वॉल आइज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है 5 से 8, कितना होता है दोस्तों? इसका दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है 1500 से 1800 लीटर होता है दुग्ध उत्पादन। दूध उत्पादन कितना होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1500 से 1800 लीटर, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। तो दोस्तों आज अपन ने जो कौन कौन सी नस्लें पढ़ी है, आज अपन बात करें तो इसमें अपन ने एक मुर्रा नस्ल पढ़ ली, सूरती पढ़ ली, भदावरी पढ़ ली और अपन ने जो नीली रावी नस्ल पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? आज अपन ने जो 4 नस्लें है जो पढ़ ली। कितनी नस्लें पढ़ ली दोस्तों? 4 नस्लें हैं जो अपन ने पढ़ ली। इससे आगे है जो अपन नस्लों को है जो कल की क्लास में, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए है जो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।